बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जितने डायबिटीज वाले लोगों का सर्वे किया जाए तो ज्यादातर लोग निकलेंगे पोस्ट सर्जिकल, या बीमारी हुई, उसका इलाज हुआ, उसके बाद में उनको डायबिटीज होगी जी। तो इसलिए अननेसेसरी सर्जरी से हमेशा बचना चाहिए। जब हम लोग एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो जो 2-3 महीने हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरह से तैयार करना है उसके लिए। ज्यादातर डिलीवरीज जो हो रही हैं वो सी सेक्शन हो रही हैं। जितने सिजेरियन अननेसेसरी होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा सिजेरियन सिर्फ इसलिए होते हैं कि माँ नहीं चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी की पेन मैं बर्दाश्त करूं। सिजेरियन के बाद मदर की जान को खतरा ज्यादा है। प्रेगनेंसी के टाइम में रेस्ट ही करना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि रेस्ट किसको एडवाइस की जाती है? पेशेंट्स को, जो कोई बीमार है। अब प्रेगनेंसी कौन सी बीमारी है जिसमें आराम करना जरूरी है? बच्चा जब यहाँ से निकलता है ये पूरा बोनी स्ट्रक्चर हिलता है जी। सोचो क्या सिचुएशन होती होगी। तो पूरे मसल्स, आसपास का पूरी सब चीजें उसकी, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। प्री प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्री प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती है फीमेल्स में, और क्या क्या प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है उन्हें? देखो, प्री प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी अगर नहीं है उसके बावजूद भी मेरी सजेशन ये है कि जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है, 3 महीने आप पूरी अपनी बॉडी को तैयार कीजिए प्रेगनेंसी के लिए। उसमें मेंटली नहीं, फिजिकली। ओके। मेंटली तैयार है तभी तो हम फिजिकली तैयार करेंगे। उसके लिए पूरी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्स करना है, उसकी सफाई करनी है, अपने हार्मोन्स की क्वालिटी को अच्छा करना है, एग की क्वालिटी को अच्छा करना है। इसको हमारे शास्त्रों में बीज शुद्धि बोला गया जी, कि बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि वो कैसे कर सकते हैं? उसमें पंचकर्म का रोल है, उसमें विरेचन है, वमन है, डिपेंडिंग की आपकी बॉडी में किस चीज की जरूरत है। तो वो करके हम लोग बॉडी में जहां जहां कहीं पर भी फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स का पाइलअप है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसको हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये नॉन इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं, पंचकर्म के जो प्रोसेसेस रहते हैं, राइट, उससे तैयारी शुरू होती है। उसके बाद में फिर डाइट, उसके बाद में कुछ ऐसे हर्ब्स जिससे कि क्वालिटी ऑफ एग इंप्रूव हो, मेल्स में क्वालिटी ऑफ स्पर्म इंप्रूव हो, उसकी मोटिलिटी इंप्रूव हो। पूरा प्रोटोकॉल है, दोनों को फॉलो करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है जी। अच्छे से वो करने के बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए और उसके बारे में आप सोचिए, है ना। कई बारी हम लोग करते हैं ना, इनफर्टिलिटी होगी, आईवीएफ प्लान करना है, उसके पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। जब हम इतना ईश्वरीय काम करने जा रहे हैं कि एक नए जीव को हम दुनिया में लेके आएंगे, एक तरह से एक सृष्टि की रचना करने वाली बात है। इंडिया में तो आईवीएफ सेंटर्स बहुत ज्यादा खुल चुके हैं, लोग आईवीएफ की बातें कर रहे हैं। आईवीएफ कराना सही है या नहीं है? आईवीएफ आपको तब करवाना चाहिए अगर आपके 2 कंडीशंस हैं। एक, एग ही नहीं है आपके पास, या कोई भी ऐसा कुछ ऐसी समस्या है जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मतलब मेल के पास स्पर्म नहीं है, किसी दूसरे का लेके हमें इनफर्टिलाइजेशन करना है, राइट। या फीमेल का एग नहीं है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और फिर हमें उसको बाहर से उसकी फर्टिलाइजेशन करके और फिर हमें उसको इम्प्लांट करना है। और दूसरी सिचुएशन ट्यूब्स है ही नहीं, ये कह देते हैं जो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं जो करने से ट्यूब्स खुल जाते हैं, आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तरवस्ती है, हम यूट्रस के अंदर थोड़ा सा आधे एम एल से लेके 2 ml तक घी या तेल, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, वो हम देते हैं 1 महीने में। सिर्फ 2 दिन पीरियड से 12वें 13वें दिन के आसपास हम लोग सिर्फ 2 दिन जी, दूसरे तीसरे महीने में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्यूब्स ब्लॉक सब खुल जाती हैं। अगर ट्यूब्स है ही नहीं तब मैं बोलूंगी कि ठीक है, करिए, आईवीएफ में जाइए आप जी, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं है एग को चल के आने के लिए, उस कंडीशन में आप बोलो कि हाँ जी आईवीएफ ही करना पड़ेगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और कई सारी चीजें हैं, है ना, वो
हर चीज की ट्रीटमेंट संभव है जी। हर चीज की ट्रीटमेंट संभव है। मतलब नेचुरल उपाय करके या नेचुरल इलाज करवा के आप उससे समाधान पा सकते हैं। डेफिनेटली ये अननेसेसरी सर्जरी से बचना चाहिए। जी। इन्हीं सर्जरीज, कई सारे पेशेंट्स मेरे पास इस तरह के आते हैं विभोर जी कि उनको डायबिटीज होगी। आज भी मैं पेशेंट लेके आई हूँ सुबह, जो 3 में से 2 फीमेल्स ऐसी थी जिनकी यही सेम कहानी थी, सर्जरी हुई, डायबिटीज हो गई। एक की गॉलब्लैडर की सर्जरी हुई थी, एक की किसी और चीज की सर्जरी हुई थी जी। लेकिन हुआ क्या, दोनों को डायबिटीज हो गई। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जितने डायबिटीज वाले लोगों का सर्वे किया जाए तो ज्यादातर लोग निकलेंगे पोस्ट सर्जिकल, या बीमारी हुई, उसका इलाज हुआ, उसके बाद में उनको डायबिटीज हो गई। जी। तो इसलिए अननेसेसरी सर्जरी से हमेशा बचना चाहिए। जी मैम, आप प्री प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे हम, तो प्री प्रेगनेंसी जब में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जब हम लोग एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो जो 2-3 महीने हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरह से तैयार करना है उसके लिए। तो वैसा माहौल होना चाहिए। गैजेट्स से दूर रहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए, ठीक है। और अपनी जो रूटीन है उसको सही कीजिए, सोने जागने की, उठने की रूटीन और एक्सरसाइज की एक रूटीन हम बनाएं, ताकि जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने क्लॉक के हिसाब से काम करें। अब उनके हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो बेड है, फ्लोर है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करें, ताकि बेबी को होल्ड करना है कल को मदर ने, उसकी जो पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो 9 महीने तक उसको कैरी करके रख सके। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैम, सी सेक्शन की जब बात करी जाती है तो कॉमनली आज अब तो ज्यादातर डिलीवरीज जो हो रही हैं वो सी सेक्शन हो रही हैं, तो सी सेक्शन से कैसे बचा जा सकता है और सी सेक्शन की इन फ्यूचर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? सी सेक्शन जितनी भी डिलीवरी हो रही है तकरीबन 43% सिजेरियन सेक्शन से हो रही है, ठीक है। और उनमें से ज्यादातर 80-90% जो केसेस होते हैं उसमें सिजेरियन की जरूरत ही नहीं होती। फिर क्यों की और उनमें से जिनके सिजेरियन होते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड है जो वेस्टर्न मेडिसिन की गायनेकोलॉजिस्ट है, एमडी गायनी जिन्होंने करी हुई है एमबीबीएस करने के बाद, वो लोग भी बताती हैं बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ज्यादातर सिजेरियन तब हो रहा है जब फीमेल है जो प्राइमरी ग्रेविडा, यानी जिसने पहली बार जिसको प्रेगनेंसी हुई, खास करके उसको इतना स्ट्रेस है, उसको गाइडेंस ही नहीं है कि कैसे लेबर पेन्स में क्या होता है और वो क्यों उसको किस तरह से उसको डील करना है। वो डर के मारे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने करना ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी, हम तो सिजेरियन करवा के ही हम नहीं उस दर्द को सह सकते। साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। मेरे लिए खुद शॉकिंग था ये डेटा, जब मैंने ये इस पे पूरी रिसर्च की तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये डेटा। जितने सिजेरियन अननेसेसरी होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा सिजेरियन सिर्फ इसलिए होते हैं कि मां नहीं चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी की पेन मैं बर्दाश्त करूं जी। और उसके कई सारे कारण हैं। उसमें पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बहुत सारी बातें उसको बताई जाती थी प्रेगनेंसी में। अब बताने वाला कोई नहीं है, सब लोग अपने अपनी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, घर से दूर रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है। स्ट्रेस भी कम स्ट्रेस नहीं था, गाइडेंस थी, एजुकेशन थी, सपोर्ट थी, मेंटल सपोर्ट थी, सोशल सपोर्ट थी, हर तरह का सपोर्ट था, कम्युनिटी सपोर्ट थी जी, है ना। एक्सपीरियंसेस से हम सीखते थे, सुनते थे, देखते थे बाकियों को। आजकल नहीं, हम आइसोलेटेड हैं हर चीज में, इसलिए हमें पता नहीं चलता हमने करना क्या है। मैम, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं सिजेरियन के? देखो, दोनों को कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, माँ को भी आ सकते हैं, बच्चे को भी आ सकते हैं। ज्यादातर केसेस जिसमें सिजेरियन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, मतलब मेडिकल रीजन जो उसका हो सकता है, माँ की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है। बच्चे के गले में कॉर्ड है, अगर वो ऐसे आया तो वो एक्सफिसिएट हो जाएगा, या कि उसका हेड का साइज बड़ा है, या कि उसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा है। इस तरह के काफी सारे कारण हो सकते हैं। किसी ने बोलते कि प्लेसेंटा आगे है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऑफिशियल डेटा ये कहता है, मैंने 2 बार बोली सेम बात जी, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी डिलीवरी के बाद जो माँ होती है उसकी डेथ होने के चांसेस नॉर्मल डिलीवरी में अगर 1 है तो सिजेरियन के बाद 3 है जी, 3 गुना है मदर के डेथ होने के चांसेस। खास करके अगर उसका क्योंकि उसको हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो जाते हैं
जी। ये उसका एक प्राइम रीजन है कि, या फिर जो मेडिकेशन दी जाते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर में वो चली गई जी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई, तो सिजेरियन के बाद मदर की जान को खतरा ज्यादा है। ठीक। दूसरा, बच्चे की बात हम करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक पैसेज में से बाहर निकल के आता है। वो जो उसकी जर्नी है उसमें कई तरह के एडवांटेजेस है उसके लिए, बच्चे के लिए। क्या क्या? पहला एडवांटेज, जब वो उस पैसेज में से ट्रेवल करके बाहर आता है, उसके जॉइंट्स जो है ना, वो आपने कभी वो जिगसॉ पजल खेला है, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं ना, वो अलग अलग हिस्से होते हैं तो पजल के एक दूसरे में फिट होके वो एक तस्वीर बनती है। बच्चे के जॉइंट्स ऐसे होते हैं, वो पास पास में होते हैं, अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं होते, खास करके स्कल के जी ढीले जॉइंट्स होते हैं। जब वो उस पैसेज में से निकलता है, गुजरता है, उसके जॉइंट्स एंगेज होते हैं। ठीक। जो बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं वो उनमें पोस्चरल प्रॉब्लम्स, डिफॉर्मिटीज ज्यादा होती हैं, स्कोलियोसिस, बैक टेढ़ी होना ज्यादा होती हैं, वीक जॉइंट्स, जॉइंट की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है जी। ठीक है, और ये सारे पेन्स ज्यादा होती हैं। ये ऑफिशियल स्टडीज हैं इसके ऊपर। दूसरी बात, जब वो बच्चा उस पैसेज में से बाहर निकलता है, उसके लंग्स में से जो अंदर उसके फ्लूइड भरा होता है, वो म्यूकस होता है, वो बाहर निकलता है। तो जो बच्चे, ऐसी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि जो बच्चे एस्थमेटिक हैं, वो जिनको अस्थमा है, छोटे बच्चों को, ज्यादातर केसेस जो थे वो सिजेरियन से पैदा हुए बच्चे थे। तो मतलब वो स्टडीज ये कहती हैं कि सिजेरियन से पैदा होने वाले के बच्चे वीक लंग्स के साथ पैदा होते हैं, उनमें अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये दो चीजें होंगी। थर्ड, इम्यूनिटी, क्योंकि वो माइक्रोफ्लोरा जो वेजाइनल ट्रैक्ट में से निकलते हुए उसको मिलता है, वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब सिजेरियन से हमने बच्चा बाहर निकाल लिया तो वो बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो उस लेवल की डेवलप नहीं होती। ही इज बॉर्न विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। उसको वो माइक्रोबायोम नहीं मिला, उसको वो माइक्रोबैक्टीरिया नहीं मिले जो उसको मिलने थे। ठीक है, तो वो कई तरह की एलर्जीज और कई तरह की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स के साथ जूझता है। जी। तो ये कुछ मैंने गिनाई है, इसके अलावा और बहुत सारी हैं। जी। तो मैम, ये हमने सी सेक्शन के ऊपर बात करी, तो ऐसा भी कहा जाता है कि सी सेक्शन ना करवाना हो किसी ने तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकता है? उसके लिए बहुत आसान चीज ये है कि 9 महीने आप बिल्कुल आयुर्वेद की जो गर्भिणी परिचर्या है उसके हिसाब से चलिए। जी। गर्भिणी, प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, जिसको वो प्रेग्नेंट मदर, वो होने वाली माँ जो अगर प्रेगनेंसी के बाद हॉस्पिटल चले जाती है तो उसको वहां पेशेंट बोल के बुलाया जाता है। उसको ऐसे एड्रेस करते हैं कि जी पेशेंट आई है। तो भैया मेरे को समझ में नहीं आता कि प्रेगनेंसी कौन सी बीमारी है कि प्रेग्नेंट होते ही आप उसको पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो वो जो प्रेग्नेंट माँ है उसकी एक रूटीन बताई गई है, वो फॉलो करनी है 9 के 9 महीने। हर महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी हर्ब्स खानी है, कौन से महीने में दूध पीना है, किसमें मीठा खाना है, ये बताया हुआ है ताकि उल्टियां आती हैं, एनीमिया होता है, ये सब ना हो जी, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो बड़ी साइंटिफिक, वो साइंटिफिकली डेवलप की हुई है 9 महीने की एक रूटीन, ये करें। मैम, सप्लीमेंट्स बड़े सारे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, या फिर उसका घर पर ही हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह पे? देखिए, घर पर ही करना होता है ना। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी कि हॉस्पिटल जाना है आपको। ठीक है, आप चेक करवाइए एक बार अच्छे डॉक्टर के पास में जाके, ठीक है, और आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, उसके बाद अपने डाइट का ध्यान रखना है आपने, योग करना है, एंटीनेटल योग होता है वो करना है आपने, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए डिलीवरी के लिए, है ना। और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग तो बिल्कुल कुछ एक हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो हर मंथ के हिसाब से बताई गई हैं वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, आयरन है, आयरन का बहुत कॉमन चीज है ये कि जी एनीमिया है, बहुत ज्यादा उल्टी लगती है, या कब्ज है, या उनमें विटामिन बी या विटामिन या आयरन की कमी है, खून बहुत कम है। ज्यादातर इन्हीं चीजों से परेशान होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन जी, है ना। क्या बोलते हैं उनको, आयरन कम है, गोली खा लो, इंजेक्शन लगा लो, ठीक है।
बी कम है उसका सप्लीमेंट दे दिया, सी कम है उसका सप्लीमेंट दे दिया जी। ऐसे करके कितनी सारी गोलियां उसको खाने के लिए दे दी जाती हैं। लेकिन मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ, इससे ये सारी चीजों का एक बार में ही हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। चाहे बार बार उल्टी आ रही है तब भी, आयरन कम है तब भी, और कॉन्स्टिपेशन रह रही है तब भी। मुनक्का लीजिए, मुनक्के को आप मैश कर लो, हाथों से उसको अच्छे से मैश कर लो जी। उसमें आपने आंवला पाउडर मिलाना है, उतना मिलाना है जिससे वो आपस में मिक्स होके उसके छोटे छोटे गोलियां बना लीजिए जी। दिन में 5-6 बार उसको चूस के खा लो, फाइबर मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। मुनक्का वैसे भी लैक्सेटिव होता है, तो ये मुनक्के को आंवले के साथ मिक्स करके अगर हम खाएंगे, विटामिन सी भी मिलेगा, हमें बी भी मिलेगा, आयरन भी पूरा होगा, और ये जो बार बार वॉमिटिंग आती है उसमें भी जो है राहत मिलेगी। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नई मदर्स को बताते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को बताते हैं, जो कि वो डेली बेसिस पर अपने आप करती रहती हैं। हम उन्हें कोई सप्लीमेंटेशन नहीं देते, कुछ भी केमिकल्स नहीं देते हैं हम लोग 9 के 9 महीने कोई केमिकल्स हम नहीं देते हैं जी। ठीक है, और डिलीवरी तक उनको हम कोई दवाइयां नहीं देनी है। दवाइयां क्यों देनी है भाई? उसको डाइट देने की जरूरत है, उसको पोषण देने की जरूरत है, उसको खुश रखने की जरूरत है जी, है ना। तो मैम अब ये सवाल आता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको पूरे टाइम, ये प्रेगनेंसी के टाइम में रेस्ट ही करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे आपको चलना फिरना चाहिए, एक्सरसाइज, जो अपने दिनचर्या के काम है वो खुद करने चाहिए। तो क्या चीज करनी चाहिए एग्जैक्टली? आप मुझे ये बताओ कि रेस्ट किसको एडवाइस की जाती है? पेशेंट्स को, जो कोई बीमार है। अब प्रेगनेंसी कौन सी बीमारी है जिसमें आराम करना जरूरी है? प्रेगनेंसी में तो खुश रहना जरूरी है, एक्टिविटी करनी जरूरी है जी, है ना। अगर कोई खास कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि मिस कैरेज होने का या कुछ वो चांसेस है, और आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि आपको कुछ भी भारी बाल्टी नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो तो प्रिकॉशंस रखनी जरूरी है ना। गिरना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन बेड रेस्ट करना है बिल्कुल भी नहीं जी। उल्टा और बैक की प्रॉब्लम हो जाती है बिस्तर पर लेट लेट के जी, है ना। जब 9th मंथ शुरू हो गया, हम तो बोलते हैं पोछे लगाओ जी, डक वॉक करो, बैठ के चलना, कौवे के जैसे चलना जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए। हम तो परफॉर्म डेमो करके दिखाते हैं कि इस तरह से आपको चलना है, ताकि आपकी जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रेंथन हो, बेबी को डिलीवर करते समय आपको दिक्कत ना आए, आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाएं, आपके बोन्स सपोर्ट करें। ठीक है, और एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो हम लोग 9th मंथ में हम कैस्टर ऑयल देना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जब भी पेन हो तब भी हम यही दे देखिए, ये बड़े अच्छे से इतनी सुख भरी डिलीवरी हो जाती है जी। और ऐसा ना सिर्फ शास्त्रों में लिखा बल्कि हम करते हैं, बल्कि ऐसा ही बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज के डेट में भी वो खुद एक्सपीरियंस करके बताती हैं दूसरे लोगों को भी कि ये हमने ये किया। तो अगर ये सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिलीवरी नॉर्मल होने के। ठीक है, डर की वजह से, एप्रीहेंशन की वजह से दर्द नहीं सह पाएंगे, है ना, या कि बिना मतलब के हम लोग करवा तो लेते हैं सर्जरीज जी, लेकिन कभी भी वापस नॉर्मल लाइफ नहीं हम जी सकते। फिर उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन लगा रहता है। किसी को वो जो लंबर एनेस्थीसिया दिया उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, बैक एक की प्रॉब्लम होगी, नर्व के ऊपर कोई असर पड़ गया, है ना, इस तरह। हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अननेसेसरी सर्जरी से बचिए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तभी हमें सर्जरीज के बारे में जानना चाहिए। सर्जरीज के हम खिलाफ नहीं, हमारे तो आचार्य सूशु ने सर्जरियां शुरू करी जी, है ना। हम तो कहते जहां, लेकिन जरूरी है तो, अननेसेसरी नहीं, सुविधा के लिए नहीं, ना माँ के लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए अच्छा है, ना तो दूध आएगा ना बच्चे को वो मिलेगा। मैम अब बात कर लेते हैं
पोस्ट प्रेगनेंसी की, जब बच्चा हो गया, क्योंकि जनरली बच्चा होने के बाद बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू माँ, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए उस टाइम पे जब बेबी हो गया हो? बेबी होने के बाद 40 दिन की हमारी एक रूटीन है जो हमारे घरों में ट्रेडिशनली फॉलो की जाती है। कौन सी मैम? है ना, उसको सूती का परिचर्या बोलते हैं कि जापा। हम लोग बोलते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो 40 दिन घर से बाहर नहीं निकलना ताकि इन्फेक्शंस ना कैच करें जी। है ना। वो नीम बांध के रखते हैं, जलाते हैं, कपूर रखते हैं आसपास ताकि वायरस जो है अगर कहीं तो वो मर जाए। पानी को अच्छे से उबाल के देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। जीरा देते हैं बहुत सारा खाने के लिए। शुरुआत में डिलीवरी के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं, उसको गुड़ दिया जाता है, सौंठ दी जाती है, घी पिलाया जाता है ताकि अच्छे से उसका जो यूट्रस है वो क्लीन हो जाए। और धीरे धीरे 40 दिन में यूट्रस वापस अपने साइज पे वापस आता है। इसलिए 40 डेज की प्रिकॉशन जो है वो जरूरी होती है। बहुत ज्यादा कोई वेट नहीं उठाना, ठीक, क्योंकि अगर उठाएंगे तो लंप्स बन जाते हैं कई बार, वही बाद में पेनफुल होते हैं और वही बाद में कई बार ट्यूमर्स में तब्दील हो जाते हैं, अगर कैंसरस हो जाते हैं। अगर बच्चा जो दूध पी रहा है, अगर वो दूध अच्छे से नहीं पी रहा तो भी माँ के ब्रेस्ट में जो है वो मिल्क की लंप बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, वो भी बाद में जाके डेंजरस होती हैं। तो उस समय उनको तभी के तभी जो है साथ के साथ ही डिसॉल्व करने के लिए हल्के हाथ से मसाज होती है ऑयल्स की, वो करिए। कैस्टर ऑयल का पैक रखिए, है ना, बच्चा ठीक से दूध पिए, उस तरह से हेल्प लीजिए किसी की। बॉडी की मसाज करने की जरूरत है। डाइट जो है वो लाइट और आपको अच्छे से पच सके वो लेनी है। और कुछ चीजें जो ट्रेडिशनली स्टेट वाइज दी जाती हैं खाने के लिए वो खाइए। मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि ट्रेडिशनल फूड खाना चाहिए हमें जी। जो रिकमेंड किया गया है। सिजेरियन हुआ है तो वो तो एक तरह से पेशेंट बन गए आप, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बड़ी खुशी की बात है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। और फिजियोथेरेपी का भी रोल है प्रेगनेंसी में भी, पोस्ट प्रेगनेंसी में भी, दोनों में जी। प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपी से हम पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी में भी करवाते हैं। तो ये अंडर रेटेड चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती, बताया ही नहीं जाता जी कि ये भी आपको करना चाहिए। खास करके डिलीवरी के बाद फीमेल को अपनी हेल्थ को वापस रिस्टोर करने के लिए उसकी पेल्विस, हमारी पेल्विस ना ऐसे होती है जी। ऐसे जो पेल्विक बोन्स है ये इस तरह से होती हैं। जब बच्चा यहाँ से बाहर जा रहा है ये पूरी घूम के ऐसे होती है। बच्चा जब यहाँ से निकलता है ये पूरा बोनी स्ट्रक्चर हिलता है जी। सोचो क्या सिचुएशन होती होगी। तो पूरे मसल्स आसपास का पूरी सब चीजें उसकी उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। इसलिए योग, डाइट, फिजियोथेरेपी जरूर करवाइए। हमारी तो हर चीज में इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है जी। तो इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाते हैं, ठीक है। येन केन प्रकारेण, यानी कि जैसे भी हो सके उस तरह से स्वस्थ रहना जरूरी है जी। मैम आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपसे हमारे दर्शक कैसे संपर्क कर सकते हैं? फोन कर सकते हैं हमें, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8492086297 ये नंबर है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ 849208 और 86297। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको जो है हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं जी। मैम आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।